नमस्कार, यासे.com पर आप सभी का स्वागत है। साक्षात्कार संख्या 134 134। आज हमारे साथ हैं एक IAS ऑफिसर जो कि झुंझुनू जिले में जिला कलेक्टर के तौर पर कार्यरत हैं। सर, साक्षात्कार के लिए बताने बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। तो धन्यवाद। शुरुआत करते हैं परिवार से, पारिवारिक विषय से। इसमें परिवार में कौन कौन? वैसे तो मेरा संयुक्त परिवार है जी। अभी भी। मेरे चाचा जी वगैरह सब फैमिली एक साथ ही है। बहरोड डिस्ट्रिक्ट में, बहरोड प्रॉपर में जलालवर के रहने वाले हैं। जहाँ तक बिल्कुल निजी परिवार की बात है तो मेरे अलावा मेरी पत्नी और 2 लड़के हैं। तो शिक्षा के बारे में बताना चाहेंगे? मेरी शिक्षा जो है 8th क्लास तक की जो शिक्षा है वो बहरोड कस्बे में हुई है। उसके उपरांत कुरुक्षेत्र हरियाणा में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है। वहीं से मैंने मैट्रिक पास की। उसके बाद में बीकॉम मैंने किया और फिर LLB कुरुक्षेत्र से ही पास किया था। तो प्रशासनिक सेवा में आने के लिए कुछ प्रेरणा कहाँ से मिली कि घर का बैकग्राउंड ऐसा था? बेसिकली प्रशासनिक सेवा में आने के लिए कोई घर का इस प्रकार का कोई विशेष बैकग्राउंड नहीं था। मेरे परिवार में कोई ऐसा पुरुष है कोई प्रशासनिक सेवा या उसमें वो ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल एक बाई चांस या बाई लक की बात कह लीजिए। मुख्यतः मेरी जो इच्छा थी या जिसके लिए मैं पढ़ाई कर रहा था तो वो तो मेरी मेनली ये थी कि भाई मैं LLB करके कुरुक्षेत्र में ही कोई प्रैक्टिस वगैरह करूं। लेकिन चांस की बात है कि आपके झुंझुनू जिले के रहने वाले एक लेक्चरर थे उस वक्त, PC न्योला, प्रेमचंद न्योला जी, जो आपके यहीं पे जो अभी महिला अधिकारिता में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में पदस्थापित विप्लव न्योला जी, उनके पिताजी, वो अपने एक गुरु थे, उनको छोड़ने के लिए कुरुक्षेत्र गए थे। वो वहाँ पे लेक्चरर के रूप में अपॉइंट हुए थे तो उन्हें छोड़ने के लिए वहाँ गए थे और बाई चांस वो हमारे घर पे ही रुके। तो वो उस वक्त एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे और उन्होंने मुझे फिर बताया कि इस तरह से RS की वैकेंसी निकलने वाली है तो आप भी फॉर्म वगैरह भरना। तो जब वैकेंसी निकली तो उन्होंने मुझे सूचित भी किया न्योला जी ने। फॉर्म वगैरह मैंने भर दिया और उसके बाद आपको गाइड मिल गया कहने मतलब? गाइड की तो नहीं कह सकते भी, सूचना दे के उन्होंने मुझे बताया, प्रेरित किया कि भाई आप देना। क्योंकि मैंने IAS के लिए भी भरा था फॉर्म। उन्होंने कहा भी मिलता जुलता सा पैटर्न है तो आप उसका भी भरना, RS वाला भी। तो मैंने फॉर्म भर दिया और चांस की बात है कि हम दोनों एक ही बैच में सेलेक्ट हुए। कौन सा बैच था वो? 1987 में 85 बैच कहलाता है बेसिकली। अपॉइंटमेंट 87 में मिले थे तो वो उस साल RPS में आए और मेरा RS के अंदर सिलेक्शन हुआ। तो प्रथम नियुक्ति कहाँ हुई आपकी? मेरी प्रथम नियुक्ति ट्रेनिंग के बाद में विकास अधिकारी के रूप में डीग जिला भरतपुर में हुई। और उसके उपरांत मेरी नियुक्ति सहायक कलेक्टर के रूप में वहीं भरतपुर में रही। फिर मैं उपखंड अधिकारी डीग और उपखंड अधिकारी भरतपुर के रूप में रहा। और तदुपरांत प्रमोशन के बाद सीनियर स्केल में मैं ADM करौली रहा, फिर ADM बाड़मेर, ADM भरतपुर के रूप में मैंने काम किया। इसके अलावा RTO में बीकानेर रहा। बीकानेर में ही मैं सचिव नगर विकास न्यास के रूप में मैंने कार्य किया। इसके अलावा मेरी पोस्टिंग जो है नगर परिषद भरतपुर में आयुक्त के रूप में रही। तत्पश्चात मेरी अधिकांश पोस्टिंग जयपुर में रही, जिसमें मैं एडिशनल कमिश्नर ट्रांसपोर्ट रहा, एडिशनल डायरेक्टर ICDS और डायरेक्टर ICDS के रूप में मैंने काम किया। मैंने DOP में जॉइंट सेक्रेटरी DOP के रूप में भी काम किया है और फिर डायरेक्टर कृषि विपणन के रूप में काम किया। IAS में प्रमोशन के बाद में मेरा एडमिनिस्ट्रेटर राजस्थान एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड रहा और उसके बाद से यहाँ काफी लंबा चौड़ा अनुभव रहा। स्वाभाविक रूप से आप RS में रहते हैं तो आपको डिफरेंट पोस्ट का अनुभव मिल जाता है। एक कलेक्टर के तौर पर रहते हुए कलेक्टर को काफी समितियों का अध्यक्ष, चेयरमैन, उपाध्यक्ष बनना पड़ता है। तो अमूमन कितने होते हैं? 30-35 साल लगभग जो है 75 से 80 के बीच इस तरह की कमेटियां। नाम भी याद नहीं रहता होगा कुछ कहता नहीं आए तो खैर है, पर वो कमेटियां हैं जिनका की कलेक्टर रहता है। राज्य सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक नोडल वो है जी। राज्य सरकार ने जो है वो अधिकांश वो ऐसी हैं जिनमें उन्होंने नोडल बनाया हुआ है, नोडल रूप में बनाया हुआ है बहुत सी चीजों के अंदर। सरकार का एक तरह से जिला कलेक्टर है वो मिनी रिप्रेजेंटेटिव के रूप में गवर्नमेंट के उसके रूप में काम करता है। तो अधिकांश सभी विभागों से संबंधित जो कार्य हैं
उनकी मॉनिटरिंग के लिए सरकार की ओर से उन्होंने कलेक्टर को वो एक नोडल के रूप में किया हुआ है। तो इसलिए लगभग सभी विभागों की कोई ना कोई जो समिति है उनकी इंडिविजुअल अपने कामों के अलावा उन सभी में कलेक्टर है। उसके अलावा और भी बहुत से ऐसे कार्य हैं जो राज्य सरकार द्वारा कलेक्टर से अपेक्षित रहते हैं, तो उन समितियों में भी उसको उनके अध्यक्ष के रूप में काम करना पड़ता है। तो कलेक्टर के पास क्या होता है कि कलेक्टर जिले का मुखिया होता है, तो आम आदमी सोचता है कि मेरी समस्या मुखिया जरूर सुने। तो कई बार क्या होता है कि मुद्दा कहीं होता है और आक्रोशित कहीं और होते हैं लोग, लेकिन वो कलेक्टर से मिलना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, ज्ञापन देना चाहते हैं। तो कलेक्टर की मुख्य भूमिका रहती है चीज़ों को सुलझाने में, ठंडा करने में, बातों को रहना, नहीं तो क्या बात बिगड़ते देर नहीं लगती। तो कोई वाकया ऐसा आपको याद है? देखिए, यहाँ झुंझुनू में एस जिला कलेक्टर पदस्थापन के उपरांत तो ये भी ऐसा विशेष अवसर आया, हालांकि रोज ही कोई ना कोई ऐसा अवसर आता है, और अधिकांश जो समस्याएं आती हैं वो पानी से संबंधित या बिजली से संबंधित, सामान्य मूलभूत सुविधाएं उनसे संबंधित या सड़क से संबंधित जो है समस्याएं यहाँ जब बहुत हैं। तो प्रयास विशेष तौर पे पानी बिजली के मामले में तो ये होता है, क्योंकि उनका थोड़ा त्वरित निस्तारण जरूरी है, तो संबंधित विभाग के लोगों से बात करके प्रयास करते हैं कि जितनी जल्दी संभव है। हालांकि कभी टाइम भी लग जाता है, क्योंकि आंधी के कारण या और किसी के कारण अगर लाइनें डिस्टर्ब होगी तो कई बार उनको मेंटेन करने में 2-3 दिन का समय लग जाता है। तो वो पब्लिक को भी समझाना पड़ता है कि भी अब ये नेचुरल चीज है, उसमें जो समय थोड़ा बहुत लगेगा तो आप लोग भी कोऑपरेट करो। बाकी अधिकांश में ऐसी कोई बहुत अधिक नौबत अभी तक नहीं आई है, और मुझे एक कहावत है कि कभी ऐसी नौबत आएगी भी नहीं, क्योंकि लोगों को समझाओ, अगर सही बात बता दी जाए, आप झूठे आश्वासन नहीं देने चाहिए। आप झूठे आश्वासन दोगे तो समस्या आएगी। आप उनको बता दोगे भी आपकी समस्या का 10 दिन पहले नहीं हो सकता, अब आपकी मर्जी में है तो आप समझो, नहीं मर्जी में है तो आगे तो लोग मान जाते हैं। ऐसी नहीं है, आप उनको सही बात बताते हो तो लोग समझते भी हैं। जी, एक कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा। तो जिले का मुखिया जो है वो अगर ठंडे स्वभाव वाला हो, अगर बातें सुलझाने वाला, सुनने वाला हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बाकी अधिकारी हैं अन्य विभागों की, उनमें फर्क पड़ता है। तो जब से आपने ज्वाइन किया, क्योंकि आपका स्वभाव मृदु स्वभाव है, नर्म स्वभाव है, तो आशा करता हूँ कि बाकी जो अधिकारी, बाकी डिपार्टमेंट, उनमें भी कुछ कार्य में गति आई होगी। अब निश्चित रूप से मुझे नहीं लग रहा कि कोई बहुत ज्यादा समस्याएं इस प्रकार की आती हों कि जिनका कि निस्तारण अधिकारी खुद स्वयं कोशिश जल्दी से जल्दी करने की नहीं करती हूँ, पर उनकी अपनी लिमिटेशन होती है। स्टाफ धीरे धीरे कम हो रहा है, समस्याएं बढ़ रही हैं, ज्यादा भर्तियां हो नहीं पाई, पद अधिक नहीं बढ़ पाए, जो काम का लेवल बढ़ रहा है, तो स्वाभाविक रूप से उनके कारण उनकी भी लिमिटेशन है। और फिर निश्चित रूप से जहाँ 100 लोग कार्यरत हैं तो उनमें से 30 निकम्मे भी होते हैं तो अब उनके कारण से समस्याएं भी आती हैं। पर धीरे धीरे प्रयास ये है हमारा सबसे मिलजुल के कि जो अच्छा काम कर रहा है उसको प्रोत्साहित करो, और जो खराब काम कर रहा है उसको, मेरा सिंपल प्रिंसिपल ये है कि भाई एक बार 2 बार समझाओ, तीसरी बार में अगर वो उसी प्रकार से अपने रवैये को रखता है तो फिर सरकार ने अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रावधान हर नियमों में कर रखे, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। झुंझुनू में मुख्य क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा आपको? अभी देखिए, मुख्य समस्या झुंझुनू जिले की इस वक्त जो नजर आती है सामने वो 2 ही हैं। एक तो सड़कों की पोजीशन थोड़ी यहाँ खराब है, तो राज्य सरकार से काफी इस मामले में चर्चा चिड़ावा से आए थे, रोड बहुत खराब थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष तौर पे इसमें बहुत एक्टिवली कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस समय रुचि लेते हुए, और बहुत सी ऐसी सड़कें जिनकी अब स्वीकृतियां जारी हो चुकी हैं ऑलरेडी, अब वो प्रोसेस में है। पीडब्ल्यूडी अपने टेंडर्स लगाएगी सारा वो करते हुए, और जो भी टाइम उस प्रोसेस में लगना है वो है। 1-2 रोड और हैं जिसकी अभी स्वीकृति बाकी है, विशेष तौर पे यहाँ की जो 3 नंबर रोड है वो पोर्ट वगैरह के मसलों के कारण थोड़ा उलझा हुआ है, और उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मुझे विशेष रूप से कहा था कि भी इसके आप टच में रहना, कुछ ना कुछ हल इसका निकालने के लिए वो प्रयासरत हैं। तो इसके अलावा दूसरी जो यहाँ की समस्या है वो आवारा पशुओं की है। अच्छा। तो उसके लिए निश्चित रूप से सरकार ने कुछ प्रावधान किए हैं जिनका हम लोगों में प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। कोई भी ग्रामवासी 200 से अधिक अगर पशु इकट्ठे होते हैं तो उनको करके और कुछ उसमें सहायता सरकार देती है। चारागांव में और की तारबंदी करने के लिए और उनको डेवलप करने के लिए नरेगा में लिया जा सकता है। तो इस तरह से कुछ कई योजनाओं को एक साथ वो करते हुए कुछ सरकार ने प्रावधान किए, तो उनसे समस्या का कुछ निराकरण संभव है, लेकिन उसके लिए एक्टिव ग्रामवासियों को खुद होना होगा, कमेटियां उनको खुद बनानी होंगी। ये संभव नहीं है कि सारा पैसा सरकार की तरफ से हो सके, कुछ कंट्रीब्यूशन उनको करना होगा, कुछ भामाशाहों को मोटिवेट करना होगा। तो वो इस प्रकार का हम लोगों ने जो भी है उनको कह रहे हैं, और 2-3 ग्रामवासियों ने बहुत अच्छा प्रयास इसमें किया भी है। जैसे घोड़की ग्राम है, उन्होंने बहुत अच्छे
इस प्रकार के प्रयास करके और एक गौशाला का निर्माण किया है, और भी 1-2 गांव हैं जिन्होंने किया है, तो इस पैटर्न पे इसका एक निराकरण संभव है जिसको किया जा सकता है। तो ये मुख्यतः इस जिले की 2 ही समस्याएं मुख्य हैं जो किसानों से रिलेटेड है। मेरे ख्याल से पुलिस भी आपके तहत आती है। पुलिस एक अपने आप में इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है और अपनी जो रोजमर्रा के उनके जांचों से संबंधित कार्य है उसमें जिला कलेक्टर का कोई दखल किसी भी रूप में नहीं है। उनके और जुडिशरी के बीच का एक अपना संबंध है, उसमें कलेक्टर का कोई किसी प्रकार का वो नहीं रहता। कानून व्यवस्था से संबंधित जो विषय हैं उनमें निश्चित रूप से कलेक्टर का एक अपना रोल रहता है, और उसमें हम लोग, हमारे जिला पुलिस अधीक्षक भी पहले से भी मैं उनसे परिचित हूँ, बहुत अच्छे अफसर हैं, और अभी तक किसान आंदोलनों की 4-5 इस प्रकार के हमारा अच्छा कोऑर्डिनेशन है, और इस प्रकार की कोई दिक्कत कोई आ नहीं रही कि जिससे कोई परेशानी उत्पन्न हो। और मेरा मानना ये है कि कोई भी आंदोलन वाले हों उनको भी आप अगर अच्छी तरह से समझा देते हैं, हमारे से संबंधित कोई समस्या है उसको हल करने का प्रयास करें, और जो बहुत उच्च लेवल की है उसका उनके भी एग्रेसिव होने से उसका कोई समाधान यानी निकलने वाला है, निश्चित रूप से वो भी समझते हैं कि भाई ये समस्या इनके स्तर की नहीं है, राज्य सरकार के या केंद्र सरकार के स्तर की है, तो उसका कोई समाधान यहाँ संभव नहीं है। तो इतना किसान लोग भी समझते हैं या अन्य कोई भी लोग हैं वो भी समझते हैं, तो हल निकल जाता है। ये जो अति विशिष्ट व्यक्ति होते हैं उनका दौरा होता है, तो उनकी जो तैयारियां, सुरक्षा तैयारियां करनी पड़ती है। मैंने कहीं पढ़ा है कि ऐसा कोई ब्लू बुक वगैरह होता है ऐसा कुछ, तो उसके हिसाब से वो पूरा तय होता है कि उस हिसाब से पैटर्न पे चलना पड़ता है। देखिए उनके लिए जो हमारा जीएडी डिपार्टमेंट है स्पेसिफिक आदेश जारी करता है, जो अगर कोई बाहर से आने वाले व्यक्ति हैं तो उसमें जो आदेश जारी करता है उसमें जो निर्देश दिए हुए होते हैं उतनी व्यवस्थाएं हमें करनी होती है, उससे अधिक की कोई आवश्यकता नहीं होती। जो मंत्रीगण या वो आते हैं कोई भी अन्य वीआईपी, तो उसके लिए भी स्थायी आदेश जारी है कि भी उनके लिए क्या क्या कार्रवाई करनी होती है, तो वो कोई अधिक समस्या की वो नहीं है। ये कर्मचारियों को सुचारू रूप से चलता जाए, उनमें ज्ञान की वृद्धि होती है, उसके लिए कार्यशाला का आयोजन भी करते हैं कई बार। ये तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए सरकार ने व्यवस्थाएं की हुई है, इसलिए जो हमारे ऑलरेडी व्यवस्थाएं सरकार की हैं, बहुत से प्रशिक्षण हमारे केंद्र हैं जयपुर के अंदर भी हैं, और उसके अलावा जैसे ऐसी कोई विशेष किसी विभाग का अगर नजर आता है तो उसके लिए टाइम टू टाइम हम लोग लोकल लेवल के ऊपर भी प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलाते रहते हैं, तो ये निरंतर चलता रहता है। तो कलेक्टर साहब गांव का दौरा भी करते हैं समस्या जानने के लिए? हर मंगलवार को रात्रि चौपाल तो निश्चित किया हुआ है हम लोगों ने, वो तो किसी ना किसी एक ग्राम में जाते ही जाते हैं हर मंगलवार को रात्रि के समय जाके उनकी समस्याओं को सुनना और उनके निराकरण का प्रयास करना, ये तो स्थायी है। इसके अलावा भी ये लगभग वीक में 1 दिन और ऐसा निश्चित सा ही रहता है जब जाना ही जाना होता है ग्राम में जाने। अब समय मिलता है तो इससे ज्यादा भी जाने का प्रयास करते हैं। किसी कैंप, जिस दिन भी यहाँ कोई मीटिंग्स का शेड्यूल नहीं हो या कोई और बहुत अधिक किसी कार्य के कारण से व्यस्त नहीं रहना पड़े, तो प्रयास यही रहता है कि जाके जो काम चल रहे हैं ग्रामों में उनको खुद एक बार कम से कम जरूर देखें। जितना अधिक हम देखेंगे उनकी कोई कमी है तो नजर आएगी, तो उतना ही सुधार का प्रयास होगा। जैसे कि मैंने आपसे सीधा संपर्क किया और आप आसानी से उपलब्ध हो गए, तो उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से आमजन जो है आपसे संपर्क कर पाते हैं। तो निश्चित रूप से कभी भी आ सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है, किसी भी समय कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी संपर्क कर सकते हैं। ये जरूर यहाँ मेरी वो थोड़ा ग्रामवासियों से नहीं, मैं कहूँगा किसी से भी ये रहती है कि अनावश्यक रूप से रात को 10 बजे के बाद और सुबह 7 बजे के बीच में अनावश्यक रूप से नहीं करना चाहिए, व्यवहारिक नहीं रहता। क्योंकि यहाँ एक मैंने परिपाटी यहाँ देखी है दिनों में कि वो ऐसा काम जो कलेक्टर से संबंधित नहीं है उसके लिए भी रात को 11 बजे 12 बजे फोन कर देंगे, तो उसमें फिर क्या होता है कि आप तो सही बात रह जाता है। बहुत जो आवश्यक काम हो, कोई ऐसी भी समस्या अगर है जिसका कि वाकई तुरंत वो जरूरी है, उदाहरण के लिए कहीं आग लग गई या कोई मेजर एक्सीडेंट हो गया या इस तरह का कोई है, तो रात को भी करे कोई दिक्कत नहीं है। पर एक सिंपली मान लीजिए कोई जो है उसका पड़ोसी बोरिंग कर रहा है तो उसके लिए हमने जगह बता रखी है, कंट्रोल रूम के नंबर दे रखे हैं, ग्रामवासी उसके लिए भी रात को 2 बजे उठा के फोन कर देगा, तो वो उससे आपका अगले दिन का कार्य प्रभावित हो जाता है। और वो इतनी ऐसी आवश्यक चीज नहीं है कि वो तत्काल उसमें कार्रवाई हो। कार्रवाई उसके लिए एक प्रोसेस बना हुआ है जिसमें उसको अगले दिन भी उसको सीज किया जा सकता है और अल्टीमेटली कोर्ट में चालान पेश करना पड़ता है। उसके अलावा कोई उपाय नहीं है, वो अगले दिन भी किया जा सकता है। बाकी और चीजों के लिए बहुत आवश्यक के लिए हमेशा 24 घंटे उपलब्ध है। तो सर आप बिजी हैं, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करूंगा कि जिस कुशलता से आप प्रशासनिक कार्य कर रहे हैं
उसी कुशलता से करते जाएं और उसी तरह सामंजस्य समाज में बनाए रखें, लोगों की समस्याएं सुने और सफलताएं सीढ़ियां यूं चढ़ते जाएं। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।